Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Artemis 2 mission and its trajectory. Important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. देखिए 3-4 दिनों पहले हमने डिटेल में नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में चर्चा की थी। इट इज़ अ मून बेस्ड मिशन जिसको 3 फेज में लॉन्च किया जा रहा है। आर्टेमिस 1 वाज ऑलरेडी सेंट इन 2022 और अब आज के दिन यानी कि 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 मिशन भेजा जाएगा, जिसके अंतर्गत 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा एंड दे विल फ्लाई बाय मून के अराउंड वो ऑर्बिट करके वापस आ जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 डेज। इसके साथ ही आर्टेमिस 2 मिशन विल बिकम द फर्स्ट ह्यूमन मिशन बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट सिंस अपोलो मिशन ऑफ 1972। आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यूज किया जाएगा और उसके ऊपर लगा है ओरियन स्पेसक्राफ्ट या ओरियन ऑर्बिटल। SLS रॉकेट एंड ओरियन स्पेसक्राफ्ट इनको भेजा गया था आर्टेमिस 1 में, बट उसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं थे, तो मतलब अनक्रूड मिशन था आर्टेमिस 1, जिसमें SLS रॉकेट एंड ओरियन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट कर लिया गया, सेफली उनको रिट्रीव कर लिया गया फ्रॉम मून ऑर्बिट। और अब आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत इसी ओरियन स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट्स को ऑन बोर्ड भेजा जाएगा। वंस आर्टेमिस 2 मिशन इज सक्सेसफुल, देन इसका सक्सेसर मिशन यानी कि नेक्स्ट मिशन आर्टेमिस 3 भेजा जाएगा बाय 2028, विच विल टेक अनदर सेट ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स एंड दे विल लैंड ऑन मून। तो 4 नए एस्ट्रोनॉट्स को आर्टेमिस 3 में भेजा जाएगा और उनको मून पे लैंड कराया जाएगा। आर्टेमिस 3 होपफुली विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2028। अब आर्टेमिस 2 मिशन के हम पाथ और ट्रैजेक्टरी की अगर बात करें, कौन सा रास्ता वो लेगा और किस एंगल से उसको लॉन्च किया जाएगा, तो इट इज ए मून फ्लाई बाय मिशन। पहली बात तो ये समझ लीजिए, मतलब मून के ऊपर लैंड नहीं करेगा, मून के अराउंड ऑर्बिट करके वापस आ जाएगा। और ये जब मून के अराउंड ऑर्बिट करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मून का फार साइड, देखिए अर्थ के पर्सपेक्टिव से ये वाला जो हिस्सा है मून का, इसको कहा जाता है नियर साइड ऑफ मून, जो अर्थ के हमेशा सामने रहता है, नियर साइड ऑफ मून। और इसका अपोजिट ये वाला हिस्सा होता है फार साइड ऑफ मून। मून ऐसे ही रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो इस कारण से नियर साइड हमेशा नियर रहता है, सामने रहता है, और फार साइड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। फार साइड कभी भी अर्थ के सामने नहीं आता है। मून का जो फार साइड है उससे लगभग 6500 किलोमीटर डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा एक वक्त पे आर्टेमिस 2। इस तरीके से चलेगा अर्थ के ऊपर से, और फ्लोरिडा से, यूएस के फ्लोरिडा से लॉन्च होगा, अर्थ के अराउंड पहले ऑर्बिट करेगा, उसके बाद ये फिर थ्रस्ट के साथ निकलेगा मून की तरफ, और मून के अराउंड ये फ्लाई बाय करके, लूनर फ्लाई बाय करके वापस अर्थ पे रिट्रीव कर लिया जाएगा। इस तरीके से जाएगा, यहां से गया, ऐसे ऐसे 2 बार अर्थ के अराउंड ऑर्बिट किया, फिर मून के अराउंड ऑर्बिट करके आ करके इसको अर्थ पे यहाँ पे रिट्रीव कर लिया जाएगा। स्प्लैश डाउन होगा इन द ओशन इस ओरियन ऑर्बिटल का, और उस स्प्लैश डाउन के बाद ओशन से इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को रिट्रीव कर लिया जाएगा। तो जब ये मून के फार साइड के नज़दीक होगा तो ये लगभग मून के फार साइड से लगभग 6500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। ये डिस्टेंस 6500 किलोमीटर होगा, एंड दिस विल मेक इट द फारदेस्ट डिस्टेंट ह्यूमंस एवर गॉन इन स्पेस। तो आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत जब ये 4 एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पहुंचेंगे, इस लोकेशन पे पहुंचेंगे, तो दैट विल बी द लोकेशन ऑफ फारदेस्ट डिस्टेंट ह्यूमन फ्रॉम अर्थ एवर गॉन इन स्पेस। तो इस तरह की ट्राजेक्ट्री होगी आर्टेमिस 2 की। आर्टेमिस 2 को अगर हम कंपेयर करें, इसकी ट्राजेक्ट्री एंड पाथ को अगर कंपेयर करें अपोलो मिशन के ट्राजेक्ट्री से,
तो आपको पता चलेगा कि अपोलो मिशन की ट्रैजेक्टरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उसमें अपोलो मिशन में डायरेक्ट एंड शॉर्ट रूट का इस्तेमाल किया गया था, ऐसे सीधा अपोलो मिशन को भेजा गया था, डायरेक्ट एंड शॉर्ट रूट। और अपोलो मिशन में जो रिटर्न था वहां से, मून से जो अर्थ के ऊपर रिटर्न था, अपोलो वाज ए लैंडर मिशन। तो वो जो रिटर्न था उसको इस तरीके से प्लान किया गया था कि अगर अपोलो मिशन का सिस्टम फेल भी हो जाए तो भी एस्ट्रोनॉट्स ऑटोमेटिकली अर्थ सरफेस पे रिटर्न आ पाए बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। सो अपोलो मिशन को इस तरीके से उसकी ट्रैजेक्टरी प्लान की गई थी जिससे डायरेक्ट एंड शॉर्ट रूट हो। 3 दिन के अंदर अपोलो मिशन में एस्ट्रोनॉट्स पहुंच गए थे मून के ऊपर एंड फ्री रिटर्न पाथ ट्रैजेक्टरी इसमें अप्लाई की गई थी। मतलब अगर सिस्टम फेल भी हो जाता तब भी एस्ट्रोनॉट्स कुड रिटर्न टू द अर्थ सेफली। वहीं आर्टेमिस 2 की जो ट्रैजेक्टरी है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। वो अर्थ के अराउंड घूमेगी, फिर मून के अराउंड भी फ्लाई बाई करेगी। सो इट इज टेकिंग लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स रूट। देखने में आपको लॉन्गर लग रहा है तो आपको लगेगा कि इसमें फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बट इसमें फ्यूल कम इस्तेमाल होगा। इट इज़ गोइंग टू बी मोर फ्यूल एफिशिएंट क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस का ज़्यादा एप्लीकेशन होगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा इन ऑर्डर टू क्रिएट मोमेंटम। दैट इज़ वाई आर्टेमिस 2 ट्रैजेक्टरी इट विल टेक लॉन्गर टाइम, 10 डेज लेगा लगभग मून के अराउंड फ्लाई बाई करने में। इट विल गो अराउंड द मून एंड रिटर्न, बट it is using modern orbital mechanics and that is why it is going to be more fuel efficient in comparison with Apollo mission. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 ऑफ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, शॉर्ट में कहें तो CMS। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले CMS के बारे में एक बार जरा देख लेते हैं। पिछले महीने भी हमने इस कन्वेंशन को रिवाइज किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में, आज एक बार फिर देख लेते हैं। CMS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट हैज़ बीन साइंड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कई सारे मेंबर कंट्रीज आकर के उन्होंने ये इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया है जिसका नाम है CMS, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि इस इंटरनेशनल ट्रीटी की मदद से जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह क्रॉस कंट्री माइग्रेशन करते हैं, ऐसे स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए ये इंटरनेशनल ट्रीटी लाई गई है। CMS is also known as Bonn Convention. Reason being CMS का secretariat is located in Bonn, Germany. तो इसको बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। इंडिया इज पार्टी टू CMS सिंस 1983। CMS के अंतर्गत अभी लगभग 130 से भी ज़्यादा मेंबर कंट्रीज हैं और 3 साल में एक बार CMS के सिग्नेटरी कंट्रीज, इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी कंट्रीज 3 साल में एक बार मिलते हैं। उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ CMS। 3 साल में एक बार इसकी CMS की COP होती है। COP अलग अलग कन्वेंशंस की होते रहती है, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की COP हर साल होती है। CMS की कन्वेंशन ऑफ CMS कन्वेंशन के अंतर्गत COP 3 साल में एक बार होती है। अच्छा, CMS से रिलेटेड 2 बातें, एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए। CMS इस कन्वेंशन के अंतर्गत स्पीसीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। एनिमल्स एंड माइग्रेटरी स्पीसीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। अपेंडिक्स 1, इसमें उन माइग्रेटरी स्पीसीज को रखा गया है हु आर थ्रेटेन्ड विथ एक्सटिंक्शन, जिनकी एक्सटिंक्शन पे खतरा है, मतलब जिनके सर्वाइवल पे खतरा है, जो एक्सटिंक्शन का खतरा फेस कर रहे हैं। और अपेंडिक्स 2 में उन स्पीसीज को रखा गया है हु आर माइग्रेटरी स्पीसीज, उनके सर्वाइवल पे कोई खास खतरा नहीं है, येट देयर इज ए कंसेंसस दैट एन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर कंजर्वेशन। सो अपेंडिक्स 1 में वो स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्शन का खतरा झेल रहे हैं। अपेंडिक्स 2 में उन स्पीसीज को रखा गया है जिनके कंजर्वेशन के लिए एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है।
अब एक बात आपको ध्यान रखना है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगराइजेशन। ऐसा नहीं है कि जिस स्पीसीज को अपेंडिक्स 1 में रख दिया गया वो अपेंडिक्स 2 में नहीं हो सकता, या वाइस वर्सा कि अपेंडिक्स 2 में हो गया तो 1 में नहीं हो सकता। अ स्पीसीज कैन बी लिस्टेड इन बोथ अपेंडिक्स 1 एज वेल एज 2। तो जो स्पीसीज मान लीजिए जिसके ऊपर सर्वाइवल का खतरा है, चीज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, वो अपेंडिक्स 1 में है, उसको अगर कंजर्व करने के लिए अगर कोई इंटरनेशनल कोऑपरेशन की एग्रीमेंट होती है एट सीएमएस तो उसका नाम फिर अपेंडिक्स 2 में मेंशन कर दिया जाएगा। अब करंट न्यूज पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 3 साल पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है सीएमएस की, बॉन कन्वेंशन की। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 ऑफ बॉन कन्वेंशन हैज बीन रिसेंटली कंडक्टेड एट पांटानल इन कैंपो ग्रैंड ऑफ ब्राजील। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 ऑफ सीएमएस में 40 न्यू माइग्रेटरी स्पीसीज हैव बीन एडेड टू सीएमएस प्रोटेक्शन लिस्ट। तो 40 नए स्पीसीज के नाम ऐड कर दिए गए हैं आइदर इन अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 in order to conserve their population and protect them during their migratory phase। ये 40 नए नए स्पीसीज जो ऐड किए गए सारे नाम तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लीजिए। चीता, स्ट्रिप्ड हाइना, स्नोई ऑल, जाइंट ऑटर, ग्रेट हैमर हेड शार्क, सेवरल सोर बर्ड्स। तो चीताज हैव बीन इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 2 एज वेल। इस तरीके से 40 नए स्पीसीज का नाम आइदर अपेंडिक्स 1 या अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड किया गया है अंडर सीएमएस सीओपी नंबर 15। ये जो कंजर्वेशन के लिए नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है जिसमें 40 नए स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट 2026। इस रिपोर्ट के हिसाब से 49% ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज are declining in their population and 24% of migratory species are at risk of extinction। ये जो डाटा है, इस डाटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई प्रश्न आया ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एंड नीड फॉर देयर कंजर्वेशन, तो वहाँ पे आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि माइग्रेटरी स्पीसीज क्या होते हैं, पहले वो बता दीजिए, फिर बताइए कि एज पर रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट माइग्रेटरी स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। 49% ऐसे स्पीसीज हैं जो पॉपुलेशन डिक्लाइन फेस कर रहे हैं, 24% माइग्रेटरी स्पीसीज हैं वो आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इस कारण से माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए सीरियस एफर्ट लेने की जरूरत है। उस डायरेक्शन में ये कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज लाया गया है। तो इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू मे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको कहा, सीएमएस के ऊपर अलग से मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है। कन्वेंशन और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है क्या, इसकी क्या जरूरत है, तो आप सीएमएस के बारे में बताएं। जैसा कि मैंने आपको कहा, यू कैन स्टार्ट योर आंसर विथ डेटा ऑल्सो। तो पहले माइग्रेटरी स्पीसीज क्या है वो बता दीजिए। ऐसे स्पीसीज जो क्रॉस कंट्री या इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेट करते रहते हैं, उसमें एग्जाम्पल दे दीजिए एक आधा, जैसे अमूर फाल्कन। फिर एक डेटा दे दीजिए कि कैसे माइग्रेटरी स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और फिर बताइए कि इसी कारण से एक कन्वेंशन फाइनलाइज किया गया है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दीजिए, फिर क्लासिफिकेशन बताइए, अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 क्यों चाहिए सीएमएस, ताकि ट्रांसबाउंड्री कंजर्वेशन हो पाए, माइग्रेटरी स्पीसीज का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो पाए, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ पाए, साइंटिफिक कोऑपरेशन हो, दुनिया भर के अलग अलग साइंटिफिक कम्युनिटीज़ जो इन्वायरमेंट फील्ड में काम कर रहे हैं उनके बीच में डेटा शेयरिंग हो, इसके लिए भी सीएमएस इंपॉर्टेंट है। फिर रिसेंट जो इनिशिएटिव है, रिसेंट डेवलपमेंट है सीएमएस का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 के बारे में थोड़ा जिक्र कर दीजिए और इसके साथ ही आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 20 cities towards जीरो वेस्ट इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, एक सीधा फैक्ट है। सबसे पहले समझते हैं क्या है ये 20 cities towards जीरो वेस्ट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एडवाइजरी बोर्ड ऑन जीरो वेस्ट ने लिया है। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के, यूएन सेक्रेटरी जनरल का एक एडवाइजरी बोर्ड ऑन जीरो वेस्ट है। यूएन सेक्रेटरी जनरल का एडवाइजरी बोर्ड ऑन जीरो वेस्ट, उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विथ यूएनईपी। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत दुनिया के अलग अलग देशों से
20 इंपॉर्टेंट शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इनोवेटिव अप्रोच लिया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजरी बोर्ड ऑन जीरो वेस्ट ने ये इनिशिएटिव लाया है इन एसोसिएशन विथ यूएनएपी। दुनिया के 20 शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इनोवेटिव अप्रोच फॉलो किया जा रहा है। 20 शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। उन 20 शहरों में से भारत से एक सिटी को इंक्लूड किया गया है, दैट इज वर्काला कोस्टल टाउन विच इज इन केरला। तो ये बात आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरीके का प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अर्थ आवर। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले। देखिए, अर्थ आवर एक ग्लोबल एनवायरमेंटल कैंपेन है। इस कैंपेन के अंतर्गत लाइट्स को, जो भी नॉन एसेंशियल लाइट हैं, उनको स्विच ऑफ किया जाता है 1 घंटे के लिए इन ऑर्डर टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अगर हम अनड्यू एनर्जी वेस्टेज नहीं करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें फॉसिल फ्यूल या कोल बर्न करना पड़ता है वो नहीं करना होगा। तो इससे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी थोड़ा मिटिगेट किया जा सकता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर इंटर रिलेटेड आइडियाज। एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो क्लाइमेट चेंज को काफी हद तक हम होल्ड कर सकते हैं, रीन कर सकते हैं। तो इसी आइडिया से गाइडेड होकर के अर्थ आवर मनाया जाता है। अर्थ आवर इज ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड वाइड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। इसकी शुरुआत 2007 से हुई इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। इसमें 1 घंटे के लिए लाइट को, नॉन एसेंशियल लाइट को स्विच ऑफ किया जाता है। दैट इज डन ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। और वो 1 घंटा होता है रात के 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, 8:30 PM to 9:30 PM। हर जगह दुनिया भर में लोकल टाइम, हर जगह जो 8:30 से 9:30 के बीच में लाइट को स्विच ऑफ किया जाता है। अर्थ आवर 2026 का, यानी कि इस साल का अर्थ आवर 28 मार्च को सेलिब्रेट किया गया या ऑब्जर्व किया गया और नॉन एसेंशियल लाइट्स को स्विच ऑफ किए गए। इस साल का थीम था, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, साल 2026 का अर्थ आवर का थीम गिव एन आवर फॉर अर्थ। एक बात ध्यान रहे कि 1 घंटा बस नॉन एसेंशियल लाइट को स्विच ऑफ कर देने से ऐसा नहीं है कि बहुत एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगी और क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकते हैं, उसके ऊपर लगाम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अर्थ आवर इज एक्चुअली सिंबॉलिक, इट डज नॉट एम एट एक्चुअल एनर्जी सेविंग। सिंबॉलिक मतलब इसका लक्ष्य है लोगों के मन में अवेयरनेस क्रिएट करना, बिहेवियरल चेंज लाना, ताकि लोग इन जनरल भी, नॉट जस्ट ऑन अर्थ आवर डे बट इन जनरल भी नॉन एसेंशियल लाइट्स का इस्तेमाल करना अवॉइड करें, जिससे एनर्जी कंजर्वेशन हो और क्लाइमेट चेंज को थोड़ा हम लोग रोक पाए उसकी रफ्तार को। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया था नक्सलिज्म एंड माओइज्म के ऊपर। नक्सलिज्म ओरिजिनेटेड as a localized peasant uprising in India, whereas Maoism is a broader ideological doctrine based on teaching of Mao Zedong. This is correct. Maoism is limited only to India, whereas Naxalism is a global revolutionary movement. ये उल्टा कर दिया गया है। Maoism is actually a global revolutionary movement. Naxalism is limited mainly to India. WTO moratorium on custom duties electronic transmission, first introduced in 1998, has been largely regularly renewed at ministerial conference but lapsed for the first time on 31st March 2026, creating uncertainty in global digital trade। ये बात सही है, अभी लैप्स हो गया है ये WTO का मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटी। द मोरेटोरियम अप्लाइज ओनली ऑन फिजिकल गुड्स ऑर्डर्ड ऑनलाइन एंड डज नॉट कवर digitizable products. This is wrong. Even digitizable products are included under this moratorium. इसलिए correct answer will be option A1 only. The base year of IIP has been revised from 2011-12 to 2022-23. That is correct. In revised IIP series, the weight of mining sector has been increased. This is wrong. Mining sector का weightage को reduce किया गया, इसलिए correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.